हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी 4 वेलकम है। जैसा कि दोस्तों मैं यूपीआर बिना टेक्नीशियन ग्रेड 2 2020 के लिए ठीक है इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट के लिए थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन की क्लास चला रहे हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों मैं इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट की थ्योरी की क्लास लगभग पूरी कर चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें एक पार्ट बाकी है इंस्ट्रूमेंटेशन का, उसे हम लास्ट में कवर कर देंगे अभी। ठीक है, तो आज दोस्तों मैं लेके आया हूँ 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट पार्ट। आज मेरा 5वां पार्ट है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन, डेली में 50 क्वेश्चन की सीरीज रखता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों इसी क्रम में यदि आपकी ब्रांच या आपकी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स है, या आप इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट हैं, आप यूपी आर्विनल या यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इसमें जो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से हम आपको बताएंगे। ठीक है, हर एक आंसर को हम आपको मैसेज समझाएंगे कि आपको क्वेश्चन याद हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, यदि आप यूपी पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको आने वाले एग्जाम में यूपी पीसीएल में भी 4 से 5 नंबर का इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन मिलता है। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं। इसके पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट चलेंगे आज के क्वेश्चन पे। इसके पहले यदि आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। मैंने आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी उसमें लगभग 54 वीडियो हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से। इसके अलावा आपको थ्योरी की क्लास का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक आप थ्योरी की क्लास नहीं देखे हैं तो जाके आप थ्योरी की क्लास को ज़रूर से देखें हमारी प्लेलिस्ट के पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको थ्योरी की क्लास बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझाए हैं, बाकी कुछ पॉइंट आपको बताए हैं और लिखाए भी हैं। ठीक है, तो आप आके वहाँ पर जाके चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट चलेंगे हम आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आइए चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। दोस्तों इसके पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी हम 200 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आज जो मेरा क्वेश्चन है 201 है। ठीक है, तो 201 से हम शुरुआत करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्क्रीन को स्वीप करने में समय 10 मिली सेकेंड होने पर हॉरिजॉन्टल शॉ टूथ फ्रीक्वेंसी लगभग डॉट होगी। ठीक है, शॉ टूथ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कितनी है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है कितना, t दिया हुआ है हमको 10 मिली सेकेंड। ठीक है, इसके अलावा हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, शॉ टूथ फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला होता है F क्या होता है 1/t। ठीक है, तो 1/t कर सकते हैं, 1/10 मिली सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 से अगर 1 को हम डिवाइड करते हैं तो 0.1 आ जाता है। ये मिली सेकेंड नीचे है, ऊपर चला जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। अगर 10⁻³ का हम 0.1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 हर्ट्ज हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था। 100 हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 201 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 202 हमारा रीड फ्रीक्वेंसी मीटर मूलतः एक है। ठीक है, तो रीड फ्रीक्वेंसी मीटर क्या होता है वो आपको बताना है। रिगार्डिंग टाइप मापन यंत्र होता है, या कंपन टाइप मापन यंत्र होता है, या डिफ्लेक्शन टाइप मापन यंत्र होता है, या ऑसिलेटर टाइप मापन यंत्र होता है। तो हमारा जो रीड फ्रीक्वेंसी मीटर होता है वो हमारा डिफ्लेक्शन टाइप मापन यंत्र होता है। तो 202 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 203 है दोस्तों हमारा परीक्षण की इंडक्शन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, केबलों के शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ज्ञात किए जाते हैं, या केबलों के ओपन सर्किट फॉल्ट ज्ञात किए जाते हैं, या केबलों के शॉर्ट सर्किट एवं ग्राउंड फॉल्ट ज्ञात किए जाते हैं, या केबलों के ओपन सर्किट एवं ग्राउंड फॉल्ट ज्ञात किए जाते हैं। तो हमारा जो परीक्षण की जो इंडक्शन विधि है, तो परीक्षण की इंडक्शन विधि या टेस्टिंग की इंडक्शन विधि के माध्यम से हम केबलों के ओपन सर्किट फॉल्ट को ज्ञात करते हैं। ठीक है, केबलों के ओपन सर्किट फॉल्ट को हम इंडक्शन की परीक्षण विधि के माध्यम से ज्ञात करते हैं। तो 203 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 204 है हमारा, एक सीआरओ की एक्स तथा वाई प्लेट्स दो असमान वोल्टेज, समान फ्रीक्वेंसी तथा 90 डिग्री फेज शिफ्ट वाले दो सिग्नलों से कनेक्ट की गई हैं, तो स्क्रीन पर लिसाजस पैटर्न कैसा होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि थीटा = 90 डिग्री हमको मिलता है। ठीक है,
यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मिलता है तो उसका लिसाजोस पैटर्न कैसा होता है, जब आपको मैंने CRO पढ़ाया था बताया था क्या होता है, एक सर्किल मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है, एक सर्किल मिलता है। तो 204 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 205 है हमारा, ब्रिज मापन में थर्मल EMF डॉट डॉट क्या होती है। ब्रिज मापन में थर्मल EMF से ऑप्शन नंबर ए हमारा मापन को प्रभावित नहीं करता, मापन में कुछ अनएक्यूरेसी उत्पन्न करता है, ब्रिज को संतुलित करने में कठिनाई होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा ब्रिज होता है, जो थर्मल EMF होती है, उसके कारण से ब्रिज को संतुलित करने में या बैलेंस करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। तो 205 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 206 है दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म है, इसका अर्थ है कि इंस्ट्रूमेंट डॉट डॉट मापन के लिए बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा RMS मान के लिए, ऑप्शन नंबर बी हमारा औसत मान के लिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा पीक मान के लिए, ऑप्शन नंबर डी निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों यदि हमारा स्केल यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो RMS मान को मापेगा, एवरेज को मापेगा, पीक को मापेगा। ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो किस टाइप का किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। निश्चय पूर्वक हम कुछ नहीं कह सकते कि वो किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। यदि उसकी स्केल यूनिफॉर्म है तो हमें नहीं कह सकते कि हमारा RMS मापता है या एवरेज को मापता है। 207 हमारा CRT का डिफ्लेक्शन फैक्टर G क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी के तुल्य होता है, या डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी का विलोम होता है, या एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल से प्रभावित नहीं होता, या ऑप्शन नंबर डी है डिफ्लेक्शन वोल्टेज पर निर्भर करता है। तो CRT का दोस्तों जो हमारा डिफ्लेक्शन फैक्टर G होता है वो क्या होता है, सेंसिटिविटी का विलोम होता है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी का विलोम होता है CRT में। तो मगर सेंसिटिविटी हमारी अगर बढ़ती है तो डिफ्लेक्शन फैक्टर हमारा क्या होता है, घटता है। ठीक है, तो ये दूसरे के विलोमानुपाती होता है। तो CRT का जो डिफ्लेक्शन फैक्टर G होता है वो हमारा सेंसिटिविटी का विलोम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 207 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 208 हमारा बर्डन पद किस डिवाइस से संबंधित है। बर्डन पद या बर्डन टर्म किस डिवाइस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा केवल CT बोले तो करंट ट्रांसफार्मर से, केवल पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से, करंट ट्रांसफार्मर अथवा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से, या किसी भी मापन यंत्र से संबंधित हो सकता है। तो बर्डन हमारा ठीक है किसी भी एनी टाइप के इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हो सकता है बर्डन टर्म। ठीक है, आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 209 है हमारा, डुअल बीम CRO में 2 हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होते हैं, 2 ट्रिगर्ड परिपथ होते हैं, 2 वर्टिकल एम्पलीफायर होते हैं, या उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डुअल बीम CRO होता है वो आप में क्या होता है, और हमें बताया था कि डुअल बीम CRO में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन गन होती हैं, 2 वर्टिकल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है। तो क्या होगा कि 2 हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हमारा 2 ट्रिगर परिपथ होता है, या 2 वर्टिकल एम्पलीफायर होता है, या उपरोक्त सभी होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन उसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 209 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 है दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट का डिफ्लेक्शन थीटा निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। थीटा प्रोपोर्शनल है L² dm/d थीटा। यह यंत्र किस प्रकार का यंत्र है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट का हमको डिफ्लेक्शन दिया गया है दोस्तों। डिफ्लेक्शन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है L² dm/d थीटा। दोस्तों L² नहीं I² है। ठीक है, I² dm/d थीटा। तो I² dm/d थीटा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि थीटा इक्वल टू होता है या थीटा प्रोपोर्शनल I होता है। तो किसके लिए होता है, ये PMMC के लिए होता है। इसके अलावा मैंने बताया था थीटा प्रोपोर्शनल हाफ I² dl/d थीटा, जो कि होता है किसके लिए, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन टाइप दोनों के लिए। तो ये भी हो गया। इसके अलावा दोस्तों एक बताया था मैं थीटा प्रोपोर्शनल होता है I1 × I2 dm/d थीटा। एक किसके लिए बताया था, ये बताया था आपको डायनेमो टाइप मीटर के लिए। ठीक है, हमने बताया था कि यदि हम मान लेते हैं कि I1 = I2 हो जाएगा तो हमको जो डिफ्लेक्शन मिलता था वो क्या मिलता था, थीटा इक्वल टू मिल जाता था। यदि करंट I1 = I2 हो जाती थी तो हमको मिल जाता था क्या, थीटा इक्वल टू
या थीटा प्रोपोर्शनल मिल जाएगा I² dm/d थीटा। ठीक है, तो इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हमारा किस प्रकार का यंत्र है, ये हमारा है डायनमो टाइप मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रो डायनमो टाइप। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा 210 का। क्वेश्चन नंबर 211 दोस्तों, ओम मीटर को प्रयोग करते समय परिपथ की सप्लाई ऑफ कर दी जाती है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है वोल्टेज सोर्स के कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, या धारा प्रतिरोध को कम कर देती है, या ऑप्शन नंबर हमारा सी है ओम मीटर में अपनी आंतरिक बैटरी होती है, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो हम जानते हैं जो हमारा ओम मीटर होता है उसमें ऑलरेडी एक इंटरनल बैटरी लगी होती है, तो इसीलिए उसको प्रयोग करते समय हम सप्लाई को ऑफ कर देते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 212 की। तो क्वेश्चन नंबर 212 है हमारा, मूविंग आयरन एमीटर में फ्रीक्वेंसी के कारण त्रुटियों के कंपनसेशन के लिए किसका प्रयोग करते हैं। मतलब दोस्तों वो मूविंग आयरन टाइप जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, हम फ्रीक्वेंसी एरर को दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो श्रेणी में इंडक्टेंस का उपयोग करते हैं, शंट में रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, या शंट कैपेसिटर का उपयोग करते हैं, या श्रेणी प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में हम फ्रीक्वेंसी एरर को दूर करने के लिए, ठीक है, शंट कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, शंट कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। 212 का सी दोस्तों, ये हमारा मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के एप्लीकेशन थे। तो मैंने आपको सिर्फ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ाया था, तो मैं सोचा था कि आपके सिलेबस में एक क्वेश्चन आएगा नहीं। ठीक है, तो मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन का जो सिलेबस थोड़ा मतलब कि ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में वैसे है नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन को याद रखें क्योंकि आजकल कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन सा सिलेबस डिप्लोमा का है और कौन सा सिलेबस ITI का है। तो कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनर कहीं से भी उठा के कहीं पे रख दे रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखें। यदि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मैंने आपको सिर्फ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया था, उसके एप्लीकेशन नहीं पढ़ाए थे। ठीक है, ना आपको मैंने मीटर के बारे में बताया था, ना आपको मैंने वोल्ट मीटर के बारे में बताया था, ना मैंने आपको उस एरर के बारे में बताया था कि कौन से टेम्परेचर एरर के लिए क्या करते हैं या फ्रीक्वेंसी एरर के लिए क्या करते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं थी, वहाँ मैंने सिलेबस में थ्योरी क्लास में मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, मैंने बोला था आपसे कि अगर कुछ क्वेश्चन अगर छूट भी गए होंगे या कुछ चीज़ें आपकी थ्योरी क्लास नहीं हो पाएगी इंस्ट्रूमेंट की, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए यह क्वेश्चन आपको मिल गया, तो यहाँ पे आपके लिए हो गया। ठीक है, यदि हमको फ्रीक्वेंसी एरर को हमको दूर करना होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, तो हम क्या करते हैं, शंट में कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले थोड़ा हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब नेक्स्ट क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन लगातार जो हैं वो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर से ही हैं, तो पहले हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी आपको पढ़ाई नहीं थे, तो हमने जो है थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता क्या है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दोस्तों हमारा 2 प्रकार का होता है। एक तुम्हारा क्या है, करंट ट्रांसफार्मर है, और एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसे बोलते हैं CT, जिसे बोलते हैं PT स्मॉल में। ठीक है, शॉर्टकट में CT और PT बोलते हैं। तो हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या होते हैं, हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक है, तो हम करंट ट्रांसफार्मर के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। यह एक हाई टेंशन तथा एक्स्ट्रा हाई लाइन की करंट को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या मापने के लिए, करंट को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग मोटी तार तथा कम टर्न, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोटी तार, ठीक है, और कम टर्न, कभी कभी एक टर्न या सीधी तार द्वारा बनाई जाती है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसकी प्राइमरी वाइंडिंग मोटी तार तथा कम टर्न की संख्या, कभी कभी तो एक टर्न या मोटी तार की बनाई जाती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। सेकेंडरी वाइंडिंग पतली तथा ज़्यादा टर्न की होती है। ठीक है, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग कम टर्न, मतलब एक या एक से अधिक। ठीक है, लेकिन जो हमारी सेकेंडरी टर्न होती है वो पतली तार की और ज़्यादा टर्न की बनाई जाती है। ठीक है, जिससे करंट की मात्रा कम हो जाती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग को लाइन के सीरीज में जोड़ते हैं। जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है, इस प्राइमरी वाइंडिंग को हम लाइन के सीरीज में जोड़ते हैं। 1 एम्पीयर मीटर सेकेंडरी में करंट मापने के लिए लगाया जाता है। 1 एम्पीयर मीटर में करंट मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं इसका, इस करंट ट्रांसफार्मर का। ठीक है, जिसकी स्केल सीधे प्राइमरी की टर्न, ठीक है, प्राइमरी की टर्न के अनुपात में विभाजित होती है। ट्रांसफार्मर कोर कम फ्लक्स पर कार्य करता है, जबकि प्राइमरी में करंट
बह रहा हो तो सेकेंडरी को खुला नहीं रखना चाहिए। इस चीज़ को याद रखना। यदि हम करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, जब प्राइमरी में करंट ऑलरेडी बह रही होगी तो हम सेकेंडरी को ओपन नहीं रखते हैं, क्योंकि सेकेंडरी के ओपन होने पर इसमें अधिक वोल्टेज पैदा होगी। यदि किसी का हाथ उस पर लग जाएगा तो शॉक लग सकता है, ठीक है। साथ ही सेकेंडरी में अधिक वोल्टेज पैदा होने के कारण वह गर्म हो जाएगा और कोर की चुंबकीय विशेषताएं सदैव के लिए खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर करंट ट्रांसफार्मर को आपको प्रयोग करना है तो उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं रखना चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं दोस्तों, देख लीजिए आप साइड में बना हुआ है क्या, ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है। आप देख लीजिए प्राइमरी वाइंडिंग में 1 या 2 टर्न प्रयोग किया गया है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी में ज़्यादातर टर्न का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप याद रखना है आपको। बाकी हम बात कर लेते हैं क्या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह ट्रांसफार्मर हाई टेंशन तथा एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन की वोल्टेज को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करंट को मापने के लिए, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये 2 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। इसके अलावा यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन होता है, बल्कि हमारा जो था इसके पहले क्या कहते हैं इसे, करंट ट्रांसफार्मर क्या था, वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग को बहुत ज़्यादा टर्न देकर बनाया जाता है। जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है ये मैक्सिमम टर्न देकर बनाई जाती है, तथा सेकेंडरी वाइंडिंग को मोटी तार तथा कम टर्न देकर बनाई जाती है। देखिए दोस्तों, यही चीज़ें पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है, कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने टर्म होते हैं या कितने टर्म से बनाई जा सकती है। तो आपको बताना होगा सेकेंडरी वाइंडिंग बहुत कम टर्न की होती है, 1, 2, 3, ठीक है। तो यह 1 मीटर बोल्ट, ठीक है, 1 बोल्ट मीटर सेकेंडरी वाइंडिंग में लगाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग में 1 वोल्ट मीटर लगाते हैं, ये लगा हुआ है, जिसके माध्यम से वोल्टेज को मेजर करते हैं, जो कि 110 वोल्ट रेंज का होता है। कितना, हमारा जो पोटेंशियल होता है ट्रांसफार्मर वो 110 वोल्ट रेंज को मेजर करता है, ठीक है। इन रेशियो से स्केल कई हज़ार वोल्टेज तक विभाजित किए जा सकते हैं। ये था लास्ट पॉइंट। बाकी दोस्तों इसके बारे में कुछ लाभ हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के, उसको हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के एडवांटेज क्या हैं। कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के कारण एमीटर तथा वोल्ट मीटर की साइज को कम किया जा सकता है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं तो एमीटर और वोल्ट मीटर की साइज को कम कर सकते हैं। एचटी लाइन पर मीटर को लगाना व उस पर काम करना आसान हो जाता है। खराब मीटर को बदलना भी आसान हो जाता है और पावर खर्च भी कम होती है। ये सब चीज़ें हैं करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को प्रयोग करने के लाभ हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मेरा मेन मकसद क्या था कि आपको ये बताना कि करंट ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी वाइंडिंग होगी उसमें टर्न की संख्या कम होगी, जबकि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होगी। ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी इनकी रेंज क्या है ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी पे हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। हम आशा करते हैं कि चीज़ें आपको पसंद आई होगी। ये दोस्तों यदि अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। यदि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 213 है हमारा। करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न संख्या समानता डॉट डॉट होती है, ठीक है। 1 से लेकर 5 तक ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, 5 से लेकर 10 तक। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 10 से 50 तक, या ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 10 से 100 तक। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अभी जस्ट मैंने बताया हूँ कि हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न की संख्या होती है 1 से कम या 1 से अधिक, ठीक है। कभी कभी मैंने बताया ना कि 1 ही तार का प्रयोग किया जाता था, तो 1 से लेके 5 के बीच में, ठीक है। तो 213 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। करंट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न संख्या होती है 1 से लेके 5 तक होती है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इसीलिए मैंने कहा कि आपको पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं, तब हम चल के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों 14 है हमारा, निम्न में से धारा द्वारा प्रचालित इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। करंट ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है, फेरो डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, या इलेक्ट्रोडायनोमीटर इंस्ट्रूमेंट, या हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरा हार्ट वायर इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, जो कि करंट ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। 214 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
दोस्तों 15 दोस्तों निम्न में से नल डिफ्लेक्शन डिवाइस कौन सी है? वेलास्टिक गैल्वेनोमीटर, डी वाल गैल्वेनोमीटर या पोटेंशियोमीटर या एमीटर। तो नल टाइप का जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होगा दोस्तों वो हमारा डी वाल गैल्वेनोमीटर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो पोटेंशियोमीटर में जो डीसी पोटेंशियोमीटर होता है वो भी हमारा नल टाइप होता है, लेकिन सबसे पुराना है हमारा कौन सा? डी वाल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा 215 का बी करेक्ट हो जाएगा। तो नल डिफ्लेक्शन टाइप में हमारा डी वाला गैल्वेनोमीटर हो जाए, इसे मूविंग कॉइल मीटर भी कहते हैं। ठीक है, मूविंग कॉइल मीटर या मूविंग कॉइल एमीटर को ही हम डी वाला गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। तो 215 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा नल टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। 216 दोस्तों सूत्र टी प्रोपोर्शनल या टी इक्वल टू के आई किस इंस्ट्रूमेंट के लिए बल आघूर्ण का सूत्र है? एक किस इंस्ट्रूमेंट के लिए टार का सूत्र है? थीटा इक्वल टू के आई, ये आपको बताना है। ठीक है, तो पीएमएमसी टाइप का है, रेक्टिफायर टाइप का है, मूविंग आयरन टाइप का है, डी वाला गैल्वेनोमीटर का है। ठीक है, तो हमारा जो होता है दोस्तों डी वाल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है, ये हमारा टार्क है टी इक्वल टू के आई। ठीक है, टी इक्वल टू के आई जो टार्क दिया हुआ है ये हमारा किसका है? ये डी वाल इंस्ट्रूमेंट का है। तो 216 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 217 दोस्तों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग समानता डाट की रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसकी रेंज बढ़ाने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट की या इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट की या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो 217 का दोस्तों हो जाएगा हमारा 217 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट या एसी इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर होते हैं, जहाँ पर एसी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वहाँ पर हम, ठीक है, रेंज बढ़ाने के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। तो एसी टाइप इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है? ये इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट है जो कि ओनली एसी पर कार्य करता है। ठीक है, तो 217 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का उपयोग हम इंडक्शन इंस्ट्रूमेंट की रेंज बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 218 हमारा एक्वाडक्ट क्या दोस्तों? सीआरओ या सीआरटी से रिलेशन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एम क्या कह रहा है? सीआरटी के स्क्रीन पर एक अचालकीय कोटिंग होती है जो उच्च वेग के इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करती है। ठीक है, उच्च वेग के इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सीआरटी के स्क्रीन पर एक अचालकीय कोटिंग होती है जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करती है। तो कोटिंग दोस्तों नॉन कंडक्टिव नहीं होती, वो कंडक्टिव होती है। बात करते हैं नेक्स्ट की। सीआरटी की स्क्रीन पर एक चालकीय कोटिंग होती है जो कम वेग वाले इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीआरटी के स्क्रीन पर एक चालकीय या कंडक्टिंग कोटिंग होती है जो कम वेग के या लो वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉनों को एकत्रित करती है या कलेक्ट करती है, जिसे बोलते हैं हम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका आंसर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 219 हमारा ब्रिज मापन में आनुपातिक भुजा का उपयोग शीघ्र बैलेंसिंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ज्ञात प्रतिरोधों में त्रुटियों के कारण त्रुटि को कम करने के लिए किया जाता है, गणना सरल करने के लिए किया जाता है या मापन की रेंज बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो 219 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा नो रेजिस्टेंस होता है उसमें जो एरर होती है उस एरर को कम करने के लिए ही हम ब्रिज मापन में आर्म रेशियो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 219 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 220 है हमारा कैरी फास्टर ब्रिज को विशेष रूप से डाट के मापन के लिए डिजाइन किया गया है। सोर्स के ईएमएफ के लिए, दो लगभग समान प्रतिरोधों के अंतर के मापन के लिए, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध के लिए या इंसुलेशन प्रतिरोध के लिए। तो हमने बताया था कैरी फास्टर ब्रिज जो होता है हमारा दो प्रतिरोधों के बीच में डिफरेंस को मापता है, तो लगभग दो समान प्रतिरोधों के अंतर के मापन के लिए ही डिजाइन किया जाता है कैरी फास्टर ब्रिज। ठीक है, तो 220 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 221 है दोस्तों पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? पोटेंशियोमीटर के वायर में धारा घटाकर या पोटेंशियोमीटर के वायर की लंबाई बढ़ाकर या पोटेंशियोमीटर के वायर की लंबाई को कम कर या स्टैंडर्ड सेल के स्थान पर रेगुलेटेड पावर सप्लाई का उपयोग कर। तो पोटेंशियोमीटर के वो सेंसिटिविटी अगर बढ़ानी है तो क्या करते हैं? पोटेंशियोमीटर के वायर की लंबाई को बढ़ाते हैं। तो पोटेंशियोमीटर में जो वायर लगे होते हैं उनकी लंबाई को बढ़ाकर ऑलरेडी उसकी हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ में रख सकते हो। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 222 है निम्न में से किस फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी का मापन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए है रीड फ्रीक्वेंसी मीटर, ऑप्शन नंबर बी है इलेक्ट्रिकल अनुनाद या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा,
ऑप्शन नंबर सी है वेस्टर्न फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा या हेट्रोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा। तो हम हेट्रोडाइन फ्रीक्वेंसी मीटर के माध्यम से रेडियो फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। तो 222 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 223 है दोस्तों, सीआरओ में डिले लाइन का उद्देश्य इनपुट को या इनपुट तरंग को किस लिए करते हैं डिले लाइन का प्रयोग। ठीक है, सीआरओ में डिले लाइन का उद्देश्य इनपुट तरंग को ऑप्शन नंबर ए हमारा वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर आने को उस समय तक धीमा करना जब तक स्वीप स्टार्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों हमारा। ठीक है, तो 223 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम डिले लाइन का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जब तक डिफ्लेक्शन प्लेट पर जो आने वाला, ठीक है, डिफ्लेक्शन प्लेट पर उस समय तक धीमा करना है जब तक कि स्वीप स्टार्ट नहीं हो जाती। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 224 है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक नल डिटेक्टर की ऑप्शन नंबर ए में क्या रहा, सेंसिटिविटी कम होती है, सेंसिटिविटी उच्च होती है या उत्तम सेंसिटिविटी होती है, मजबूत तथा काफ़ी सस्ते होते हैं, उत्तम सेंसिटिविटी होती है, मजबूत तथा महंगे होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक नल डिटेक्टर होता है वो क्या होता है, उसकी उत्तम सेंसिटिविटी होती है, मजबूत होते हैं तथा महंगे होते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक नल डिटेक्टर टाइप जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी सेंसिटिविटी सबसे अधिक होती है, वो मजबूत होते हैं और महंगे होते हैं। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 24 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 225 है दोस्तों, 1200 या 12,000 गॉस का अर्थ है। जो 12,000 गॉस होता है उसका अर्थ क्या होता है, ये दोस्तों एक क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, तो 12,000 गॉस का अर्थ क्या होता है, इसको आप रट लीजिए। 12,000 मतलब होता है 12,000 किलो लाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12,000 गॉस का अर्थ क्या है, 12,000 किलो लाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछ लिया गया था। ठीक है, हम तक आशा करेंगे इस क्वेश्चन को आप रट लेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 226 है, ऑडियो तथा उच्च आवृत्ति के ऑसिलेशन के मापन के लिए किस ब्रिज का उपयोग किया जाता है, वीन ब्रिज का, मैक्सवेल ब्रिज का, शेयरिंग ब्रिज का या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैंने बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी मापन के लिए हम वीन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, वीन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैंने एक लाइन भी लिखाई थी कि यह मेगा हर्ज रेंज में फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। ठीक है, तो ऑडियो तथा हाई फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन के मापन के लिए हम किस ब्रिज का प्रयोग करते हैं, हम वीन ब्रिज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 226 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 227 है हमारा, यदि सीआरटी के स्क्रीन पर रिट्रेस दिखाई देता है तब संभव दोष क्या हो सकता है। जब दोस्तों रिट्रेस दिखाई देगा, मैंने आपको बताया था, ठीक है, फ्लाई बैक एरर या रिट्रेस वो ब्लैंकिंग सर्किट के कारण होती है। जब ब्लैंकिंग सर्किट ठीक प्रकार से सेट नहीं होगी तब आपको रिट्रेस की प्रॉब्लम दिखाई देगी सीआरटी में। ठीक है, मैंने आपको जब सीआरओ पढ़ाया था तो उसमें बताया था ब्लैंकिंग सर्किट होती है। तो ब्लैंकिंग सर्किट का काम ही होता है, ठीक है, रिट्रेस को दूर करना। तो यदि ब्लैंकिंग सर्किट ठीक प्रकार से सेट नहीं होगी तो रिट्रेस की प्रॉब्लम उसमें रहेगी। तो 227 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपसे दोस्तों बार बार कहूँगा, यदि आप थ्योरी की क्लास नहीं देखें, थ्योरी की क्लास को आप ज़रूर से देखें। ठीक है, यहाँ पर यदि हम ज़्यादा आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा आपको बताने का प्रयास करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास नहीं करता हूँ। ठीक है, हर क्वेश्चन दिखाऊंगा, क्योंकि थ्योरी में आपको ये सब एक एक पॉइंट में डायरेक्टली आपको लिखाया हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो जो लोग वीडियो देखे हैं ऑलरेडी तो उनको ये सब क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप जाके उस थ्योरी की क्लास को आप ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 228 से हमारा, निम्न में से किस राशि का बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर द्वारा मापन नहीं किया जा सकता है। तो हमारा जो बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक है, इसके माध्यम से हम क्या नहीं माप सकते, इंडक्टेंस को हम नहीं माप सकते। ठीक है, बाकी हम करंट को माप सकते हैं, आवेश को माप सकते हैं, धारिता को माप सकते हैं, लेकिन हम इंडक्टेंस को नहीं माप सकते हैं बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर के माध्यम से। तो 228 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए स्टैंडर्ड सेकेंडरी वोल्टेज क्या है। ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है उसके लिए सेकेंडरी स्टैंडर्ड वोल्टेज क्या है, मैंने आपको अभी बताया था जस्ट इसके पहले मैंने। ठीक है, क्या होता है, ऑप्शन देख लीजिए, 1 वोल्ट होगा, 5 वोल्ट होगा या 50 वोल्ट होगा या 110 वोल्ट होगा। तो मैंने बताया था कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है 110 वोल्ट को मेजर करता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 230 है हमारा, माइका कैपेसिटर का डाई इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर डॉट डॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में 0.001, 0.001। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा माइका कैपेसिटर होता है उसका जो डाई इलेक्ट्रिक पावर फैक्टर होता है 0.0001 होता है। ठीक है, 230 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 231 है हमारा, मिलर स्वीप परिपथ में चार्जिंग प्रतिरोध के टर्मिनलों पर वोल्टेज स्थिर रखकर चार्जिंग स्थिर रखी जाती है जिससे धारा स्थिर रहती है। या ऑप्शन नंबर बी है हमारा, एक ऑपरेशनल इंडिकेटर प्रयुक्त कर स्टेप इनपुट को लीनियर रैंप में कन्वर्ट किया जाता है। या एक स्थिर धारा सोर्स द्वारा टाइमिंग कैपेसिटर को लीनियर चार्ज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मिलर स्वीप परिपथ के माध्यम से हम एक स्थिर धारा सोर्स या कांस्टेंट करंट सोर्स द्वारा टाइमिंग कैपेसिटर को लीनियरली चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 232 है हमारा, यदि गैल्वेनोमीटर की धारा सेंसिटिविटी उच्च है तब इसके क्रिटिकल प्रतिरोध डॉट डॉट होते हैं, क्रमशः अधिक तथा कम होंगे, क्रमशः कम होंगे या अधिक होंगे, क्रमशः अधिक तथा अधिक होंगे, यानी हाई एंड हाई होता है। यदि गैल्वेनोमीटर की धारा सेंसिटिविटी अगर हाई है तो उसका जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस होगा वो हाई एंड हाई होगा। तो 232 का ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 233 हमारा, सीआरओ के स्क्रीन पर स्पॉट का कलर डॉट डॉट के अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। सीआरटी में इलेक्ट्रॉन गन या प्रक्षेप की जा रही तरंग या स्क्रीन की कोटिंग में प्रयुक्त पदार्थ या स्क्रीन को स्ट्राइक करने वाले इलेक्ट्रॉन का वेग। तो 233 का हमारा सी सही हो जाएगा। स्क्रीन की कोटिंग में प्रयुक्त जो मटेरियल होता है वो सीआरओ की कलर का या स्पॉट का जो कलर होता है उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि P1 या P6 या P11 या P4 ये सब क्या हैं, वो मटेरियल थे हमारे, ठीक है, कलर के लिए। तो 233 का सी हमारा सही हो जाएगा। स्क्रीन की कोटिंग में प्रयुक्त पदार्थ जो होता है वही स्पॉट का कलर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 234 है, किस इंस्ट्रूमेंट का मुख्य दोष ओवरलोड कैपेसिटी को कम करना होता है। PMMC इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट या हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट। तो 234 का हमारा सी सही हो जाएगा दोस्तों। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम ओवरलोड कैपेसिटी को कम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को भी लिखाया है कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से हम ओवरलोड कैपेसिटी को कम करते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 235 है हमारा, निम्न में से किस डिटेक्टर को AC ब्रिजों में ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर है हमारा AC वोल्ट मीटर, CRO या हेडफोन्स या वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। तो हेडफोन्स के माध्यम से हम AC ब्रिजों में ऑडियो फ्रीक्वेंसी के रेंज को कम कर सकते हैं। तो 235 का ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 236 हमारा, वेस्टर्न कैडमियम एक प्राइमरी सेल है, B को पुनः चार्ज किया जा सकता है, C एक सेकेंडरी सेल है, D एक ड्राई सेल है। तो वेस्टर्न कैडमियम जो होता है वो एक प्रकार का हमारा प्राइमरी सेल होता है। ठीक है, बैटरी क्वेश्चन है। तो 236 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 237 हमारा, करंट ट्रांसफार्मर में रेशियो एरर का कारण है प्राइमरी का पावर फैक्टर या उत्तेजन धारा। या ऑप्शन नंबर सी हमारा प्राइमरी धारा का वाटलेस कंपोनेंट। या ऑप्शन नंबर डी हमारा लीकेज फ्लक्स। तो 237 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक्साइटिंग करंट या उत्तेजन धारा। ठीक है, तो सिटी में जो हमारा रेशियो एरर का जो कारण होता है वो उत्तेजन धारा होती है। ठीक है, 237 का ऑप्शन नंबर बी। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 238 है हमारा, इंडक्टर का क्यू उच्च होगा यदि उसे ऑप्शन नंबर ए में क्या पतले तार का बनाया जाए, ऑप्शन नंबर बी में उसे लंबे तार का बनाया जाए, या ऑप्शन नंबर सी में उसे छोटे तार का बनाया जाए, या ऑप्शन नंबर डी में से मोटे तार का बनाया जाए। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, यदि हमको इंडक्टर का क्यू उच्च करना है तो उसके लिए हम मोटे तार का प्रयोग करते हैं। तो 238 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 239 है हमारा, मापन प्रणालियों में ट्रांसड्यूसर एक इनपुट एलिमेंट होता है, एक आउटपुट एलिमेंट होता है, या प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, या सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइस होती है। तो मापन प्रणालियों में जो हमारा ट्रांसड्यूसर होता है वो एक प्रकार का इनपुट एलिमेंट होता है। तो 229 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 240 है हमारा, ट्रांसड्यूसर के मूल पैरामीटर क्या हो सकते हैं। रिजोल्यूशन, आवृत्ति, अनुक्रिया या आरेखीयता,
या ऑप्शन नंबर बी है मापी जाने वाली राशि की टाइप एवं रेंज या सेंसिटिविटी उत्तेजन। तो 240 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, मापी जाने वाली राशि की टाइप एवं रेंज सेंसिटिविटी उत्तेजन। ठीक है, इसी क्रम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 241 हमारा करंट ट्रांसफार्मर उस अवस्था में ओवरलोड होता है जब इसके टर्मिनल शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, या ऑप्शन नंबर बी में कनेक्ट किया गया लोड बर्डन से कम होता है, या ऑप्शन नंबर सी है इसके टर्मिनल ओपन सर्किट होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी हमारा प्राइमरी धारा रेटेड मान से 110% होती है। तो करंट ट्रांसफार्मर उस अवस्था में ओवरलोड होता है जब कनेक्ट किया गया लोड बर्डन से कम होता है। ठीक है, 241 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 242 है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की स्पीड मापन में प्रयुक्त स्पीडोमीटर एक प्रकार का एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो 242 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 243 है यदि गैल्वेनोमीटर की कुंडली का आकार छोटा कर दिया जाए तथा फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तब गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होगी। ठीक है, तो घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या कोई प्रभाव नहीं होगा, घट सकती है अथवा बढ़ सकती है। तो 243 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, घट जाएगी। ठीक है, आइए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 244 है हमारा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बढ़ाने पर उसकी रीडिंग में त्रुटि क्या होगी। यदि वोल्ट मीटर का हम प्रतिरोध बढ़ाते हैं दोस्तों तो उसकी जो रीडिंग में जो एरर होती है क्या होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 240 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि वोल्ट मीटर में अगर एरर है तो उसका अगर रेजिस्टेंस का मान हम बढ़ाते हैं तो एरर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, 244 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 245 है हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग समानता डॉट डॉट होती है। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जो उसकी रेटिंग होती है वो क्या होती है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर में क्या है 0.1 BA, 10 BA या 100 BA या 1 kVA। तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग कितना होती है, 10 VA होती है। तो 245 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 246 है दोस्तों सीआरओ में स्वीप की लीनियरिटी सुधारने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है। टाइमिंग कैपेसिटर की नियत धारा, मिलर स्वीप परिपथ का उपयोग, या फैंट्रास्ट परिपथ का उपयोग कर, या उपरोक्त सभी। तो 246 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 247 है हमारा परिपथ में इंडक्टेंस के उपयोग से तरंग धारा में हार्मोनिक्स का आयाम बढ़ता है, धारा तरंग में हार्मोनिक्स का आयाम घटता है, या धारा तरंग में हार्मोनिक्स का आयाम घटता है तथा धारा तरंग को लगभग साइनोसोइडल तरंग में परिवर्तित करती है, या तरंग का आकार प्रभावित होता है। तो परिपथ में इंडक्टेंस के उपयोग से धारा तरंग में हार्मोनिक्स का आयाम घटता है तथा धारा तरंग को लगभग साइनोसोइडल तरंग में परिवर्तित करती है। तो 247 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 248 है हमारा करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की सामान्य स्पेसिफिकेशन क्या है। ऑप्शन नंबर है हमारा 1 एम्पियर से 2 एम्पियर, 0.5 एम्पियर से 5 एम्पियर, 2 एम्पियर से 10 एम्पियर, या 1 एम्पियर से 5 एम्पियर के बीच में। 248 का ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1 एम्पियर से 5 एम्पियर के बीच में करंट ट्रांसफार्मर की सामान्य स्पेसिफिकेशन होती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 249 हमारा केबलों में ग्राउंड फॉल्ट ज्ञात करने की इंडक्शन विधि में केबल पर ऑप्शन नंबर है धात्विक शीथ नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक शीथ नहीं होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर हमारा सी है रबर शीथ नहीं होनी चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जो केबलों के जो ग्राउंड फॉल्ट ज्ञात करने की जो इंडक्शन विधि होती है उसके लिए ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, मेटालिक शीट या धात्विक शीथ नहीं होनी चाहिए। 249 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 250 है हमारा सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। प्रयोगशालाओं में मापन कार्य में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, या टेंशन मेजरमेंट या तनाव मापन में किया जाता है, या नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो सेल्फ बैलेंसिंग पोटेंशियोमीटर होता है इसका प्रयोग हम इंडस्ट्री में या उद्योगों में करते हैं। तो 250 का ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।